अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अरशद शरीफ साहब के कत्ल के हवाले से जो कि 592 पेजेस पर मुश्तमिल है। इसके मुताबिक इसे पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन या अखबारात के अंदर नहीं चलाई गई, जिसके अंदर पुलिस ऑफिशियल्स की वो स्टेटमेंट्स हैं जिन्होंने अरशद शरीफ साहब की गाड़ी के ऊपर फायरिंग की है और उनका यह कहना कि एक पर्सनैलिटी की जब वो झाड़ियों के अंदर मौजूद थे उनसे मुलाकात भी हुई और साथ साथ फोन पर उन्हें मुकम्मल तौर पर डिक्टेट, गाइड और डायरेक्शंस दी जा रही थी। साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अरशद साहब की पर्सनल डायरी और वहां पर एक नोट की तस्वीर लगाई गई है जो कि सुर्ख रंग का है, जिसमें लिखा गया है कि बाजवाज नेम नॉट टू बी टेकन, रेस्ट ऑल, व्हाई अ ग्रेड 22 ऑफिसर रिपोर्टिंग टू द सेक्रेटरी डिफेंस, के जनरल बाजवा का नाम नहीं लेना, यानी कि पूछा गया कि क्यों, आगे क्वेश्चन मार्क है। इस राइटिंग के बारे में, इस नोट के बारे में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट लिखती है कि ये अरशद शरीफ साहब की हैंड राइटिंग नहीं है बल्कि किसी और की है। तो फिर सवालात पैदा हो गए कि अरशद साहब की पर्सनल डायरी में ये नोट क्या कर रहा था कि जो उनकी अपनी हैंड राइटिंग नहीं थी, तो कैसे मुमकिन है कि किसी और की लिखी हुई वो चिट या वो नोट वहां पर मौजूद हो जिसके ऊपर अरशद साहब ने पूरा एक व्लॉग किया था। उसके बाद बाकायदा से अरशद साहब तकरीबन 2 माह 3 दिन तक केनिया के अंदर मौजूद रहे और वकार अहमद नामी शख्स इन्हें फैसिलिटेट करता रहा और वकार अहमद की ही बिल्डिंग में, उसी के पेंट हाउस में, उसी के फ्लैट में अरशद साहब 2 माह 3 दिन तक रहे। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है और वकार अहमद के बारे में कहा गया है इस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में कि वो बुनियादी शख्सियतें, मेजर शख्सियत हैं जिनका किरदार इस कत्ल के अंदर वाज़े तौर पर नजर आता है। अब अरशद साहब के जो बेसिक गैजेट्स है, जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके अंदर आईफोन था, आईपैड था, वॉलेट था और 2 फ्लैश ड्राइव्स थी। जब अरशद साहब का मर्डर हो जाता है तो ये सारी चीजें, आईफोन, आईपैड, वॉलेट और 2 फ्लैश ड्राइव्स, ये लोकल पुलिस वहां की वकार अहमद के हवाले कर देती है और वकार अहमद ये कहता है कि ये सारी चीजें उसने नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस, जो कि कीनिया की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन सब के हवाले कर दी हैं। यानी वकार अहमद का यह क्लेम करना कि जो भी अरशद साहब के गैजेट्स थे, जो भी बिलोंगिंग्स थी, वो उसने नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस उनके हवाले कर दिए हैं। और इस चीज में वाकायदा से लिखा गया है कि शुरू में जब 3 मुलाकातें हुई जहां पर वकार सिर्फ वकारी बातें करता था, वही सारी डिटेल्स बता रहा था, तब तक तो वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव था, हेल्पफुल था और बहुत ज्यादा नॉर्मल था। लेकिन उसके बाद जब उसे कंट्राडिक्ट किया गया, उससे काउंटर क्वेश्चंस किए गए, उसकी टोन भी चेंज हो गई और उसकी हिस्ट्री भी चेंज हो गई। लेकिन इंटरेस्टिंगली इससे पहले जिस आईफोन, आईपैड और फ्लैश ड्राइव्स के बारे में वकार कहता रहा कि उसने नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस के हवाले कर दिए हैं, कुछ दिनों बाद जब फैक्ट फाइंडिंग की टीम उसी पेंट हाउस में पहुंचती है जहां पर अरशद साहब रिहाइश पजीर थे, जहां पर रहते थे, वहां पर जाकर वकार ने अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी एंड वकार ने यह कहा कि जो यूएसबी ड्राइव्स हैं वो उसने असल में नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस को नहीं दी थी, बल्कि उसकी पाकिस्तानी बीवी शुमाइला के पास हैं। और बाद में फैक्ट फाइंडिंग की टीम ने जाकर उनकी पाकिस्तानी बीवी शुमाइला से वो सारी चीजें रिकवर की हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जब हम उसके पेंट हाउस में मौजूद थे तो वहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हैपन हुई और वो ये थी कि वहां पर किसी औरत के कपड़े मिले जो कि अरशद साहब के बाथरूम से मिले। और जब फैक्ट फाइंडिंग की टीम ने वकार अहमद से सवाल पूछा कि ये कपड़े किसके हैं, तो उसने कहा कि ये मेरी केनियन बीवी महरीन के हैं। और वो कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि अरशद शरीफ के कत्ल के बाद से 1 हफ्ते तक उस पेंट हाउस के अंदर कोई नहीं गया, और ये कैसे मुमकिन है कि वकार अहमद की बीवी के कपड़े अरशद शरीफ के बाथरूम के अंदर मौजूद हों। उसके बाद वो लिखते हैं कि वकार अहमद से कहा गया कि जिस पेंट हाउस में अरशद शरीफ साहब रहते थे उसकी सीसीटीवी फुटेज हमारे हवाले कर दें, चूंकि वो वहां पर मौजूद थी, कैमरेज मुकम्मल तौर पर लगाए गए थे। और खास तौर पर कहा गया कि 19 अक्टूबर की, यानी 23 अक्टूबर को ये सारा मर्डर होता है, 19 अक्टूबर की जब अरशद साहब बुनियादी तौर पर वहां से 20-21 तारीख को निकले थे, 19 अक्टूबर की जो सीसीटीवी फुटेज है वो उनके हवाले की जाए। तो वकार अहमद ने यह कहा कि वो मिसिंग है ड्यू टू टेक्निकल ग्लिच, यानी टेक्निकलिटीज की वजह से वो मिस है। और वकार अहमद ने कहा कि मैं कुछ दिनों में आपको या कल कम से कम ये सीसीटीवी फुटेज दे दूंगा। लेकिन उसके बाद वकार अहमद ने किसी भी तरह की सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दिया, बल्कि जो फैक्ट फाइंडिंग टीम थी इनसे मिलने से इनकार कर दिया। और वकार अहमद के लॉयर ने फोन करके कहा कि आपने जो कुछ भी पूछना है इन रिटन पूछें, अब वकार अहमद पर्सनली आपके साथ मीटअप नहीं करेगा। उसके बाद इसी वकार अहमद के बारे में लिखा गया है कि यह वकार अहमद ना सिर्फ केनिया की नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ राब्ते में है या वेल कनेक्टेड है, बल्कि यह पाकिस्तान में भी कुछ अहम तरीन शख्सियात के साथ राब्ते में था और वेल कनेक्टेड था, जिसके अंदर कुछ एमपी शामिल हैं और इस्लामाबाद में मौजूद आईएसआई जो पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके सेक्टर कमांडर हैं, उनके साथ भी मुकम्मल तौर पर वेल कनेक्टेड था। और उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज वकार अहमद से इंसिडेंट की मांगी गई तो उसने कहा कि मैं ये आपके हवाले तब करूंगा जब पहले मैं इस्लामाबाद में मौजूद आईएसआई के
सेक्टर कमांडर से पूछ लूंगा, उसके बाद आपके हवाले करूंगा। और उसके बाद वो लिखते हैं कि कुछ ही टाइम बाद जो वकार अहमद था वो कैनेडियन हाई कमीशन चला गया और वहां पर आस्किंग फॉर द लीगल प्रोटेक्शन, कैनेडियन हाई कमीशन में जाकर उसने लीगल प्रोटेक्शन की दरखास्त दे दी, एक लॉयर्स की कुछ टीम हायर कर दी और उसके मामलात को उसके बाद उनकी बीवी यानी जो केनियन बीवी है मैरीन और फिर जो लॉयर्स हैं वो सारे हैंडल करने और देखना शुरू हो गए। लेकिन 3 से 4 सवालात हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट ने यहां पर पूछे हुए हैं। वो पूछते हैं कि क्या वजह थी कि अरशद शरीफ को ना सिर्फ उन्होंने एकोमोडेट किया बल्कि तमाम तर फैसिलिटीज दी, इस चीज को सामने रखते हुए कि वकार अहमद ने यह कहा कि वो अरशद शरीफ को बिल्कुल नहीं जानते थे। अगर बिल्कुल नहीं जानते थे तो उसके बावजूद उन्हें पता था कि ये पाकिस्तान के अंदर इनके ऊपर केसेस हैं और वो पाकिस्तान से भाग कर गए हैं। दुबई की अथॉरिटीज के ऊपर प्रेशर था, वहां से केनिया गए हैं, लेकिन 2 माह तक इन्हें अपने पेंट हाउस में रखा और इनके तमाम तर अखराजात, खाने पीने की चीजों तक और डेली रूटीन की चीजों तक वकार अहमद कैसे मुमकिन है और या क्यों कर वो अफोर्ड करते रहे। उसके बाद सवाल पूछा गया है व्हाट वाज द ट्रू नेचर ऑफ हिज रिलेशन, कि इसका सलमान इकबाल के साथ या तारिक वसी जिनके कहने पर इसने अरशद शरीफ को केनिया के अंदर रिहाइश दी थी, उनके साथ क्या ताल्लुक है या इसकी ट्रू नेचर क्या है, ये कितने ज्यादा वेल कनेक्टेड है, ये भी तसल्ली बख्श जवाब नहीं था। व्हाई डिड ही लाई अबाउट द क्लॉथिंग आइटम फाउंड इन द पेंट हाउस एंड व्हाई डिड ही इनिशियली, और उसके बाद पूछते हैं कि आखिर क्या वजह थी कि उस कपड़े के बारे में, उन औरत के जो कपड़े मिले थे उसके हवाले से वकार अहमद झूठ बोल रहा था, या फिर यूएसबी ड्राइव्स जो पहले उसने कहा कि नेशनल इंटेलिजेंस को दे दी हैं लेकिन बाद में उसकी बीवी के पास से निकली हैं। क्या जरूरत पड़ी थी कि वकार अहमद इस बारे में भी झूठ बोल रहा था। और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हाई डिड ही हैंडेड ओवर अरशद शरीफ आईपैड एंड आईफोन टू द केनियन इंटेलिजेंस व्हेन ही न्यू दैट दे हैड नथिंग टू डू विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मैटर, कि आखिर क्या वजह थी कि अरशद शरीफ साहब का आईपैड और आईफोन सबसे पहले इसने जाकर केनियन इंटेलिजेंस के हवाले कर दिया, जिनके साथ ये वेल कनेक्टेड था और ये जानते हुए भी कि ये इन्वेस्टिगेटर नहीं है, और पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले नहीं किया और पाकिस्तानी हाई कमीशन के ऑफिशियल्स को रोका गया कि वो पेंट हाउस की चेकिंग ना करें। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है कि वकार अहमद का ताल्लुक सलमान इकबाल साहब के साथ और तारिक वसी के साथ, जिनका ताल्लुक ARY के साथ है। वो लिखते हैं कि वकार अहमद हिमसेल्फ एडमिटेड दैट ही इज एन ओल्ड स्कूल फ्रेंड ऑफ तारिक वसी जो कि ARY की मैनेजमेंट का हिस्सा है, जिन्होंने अरशद शरीफ की केनिया के अंदर वीजा भी लगवाया था और साथ साथ उनकी अकोमोडेशन भी अरेंज की थी। He had no personal relation with Arshad Sharif, but agreed to keep him as a favor of the Salman Iqbal and Tariq Wasi, कि उसका ताल्लुक अरशद शरीफ के साथ नहीं था, लेकिन सलमान इकबाल साहब और तारिक वसी साहब की वजह से उसने अरशद शरीफ साहब को एकोमोडेट किया। लेकिन बाद में जब सलमान इकबाल साहब का इंटरव्यू किया जाता है तो सलमान इकबाल साहब बारे में लिखा गया है कि डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्टेड वकार वरियन एंड क्लेम्ड ही डिड नॉट नो वकार, ही क्लेम्ड ही मे हैव मेट वंस ऑन अ फ्लाइट, के वो एक बार शायद वकार अहमद से मिले होंगे सलमान इकबाल साहब, इसके अलावा उनका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और इसके बाद जो अरशद शरीफ साहब के कत्ल की पहली खबर रिपोर्ट हुई ARY के ऊपर और मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, इसकी टाइमिंग के ऊपर भी बड़े इंपॉर्टेंट सवालात उठा दिए हैं। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के मुताबिक वकार अहमद का यह कहना है कि जब उसे अरशद साहब के कत्ल की खबर मिली तो विद इन 30 मिनट यानी 30 मिनट के अंदर उन्होंने तारिक वसी को कॉल करके कहा कि अरशद शरीफ का मर्डर हो गया है, और उन्हीं 30 मिनट में सलमान इकबाल ने वापस जो वकार अहमद है उन्हें कॉल करके तमाम तर डिटेल्स पूछी कि कत्ल कैसे हुआ, और वकार अहमद के मुताबिक सलमान इकबाल रो रहे थे। लेकिन सलमान इकबाल साहब के मुताबिक जब उन्हें कत्ल का पता चला, सलमान इकबाल क्लेम्स दैट ही डिड नॉट स्पीक टू वकार टिल 3 to 4 hours, 3 से 4 घंटों तक उन्होंने वकार अहमद से कोई बातचीत नहीं की। अरशद साहब के कत्ल की जो पहली खबर रिपोर्ट हुई, वकार अहमद के मुताबिक जब उसे कत्ल की खबर मिली कि अरशद साहब का मर्डर हो गया है, उसके बाद 30 मिनट के अंदर उन्होंने तारिक वसी जिनका ताल्लुक ARY से है उन्हें कॉल करके बताया कि अरशद साहब का मर्डर हो गया है, और उसी 30 मिनट के अंदर सलमान इकबाल साहब की कॉल आती है वकार अहमद को और डिटेल सारी पूछते हैं। लेकिन सलमान इकबाल साहब ने अपने इंटरव्यू में यह चीज कही कि उन्होंने तकरीबन 3 से 4 घंटों तक वकार अहमद से कोई कॉन्टेक्ट नहीं किया। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट यह लिखती है कि इन्हें मालूम हुआ है कि कत्ल के 1 घंटे के अंदर अंदर ही सलमान इकबाल साहब ने पाकिस्तान में कुछ आर्मी ऑफिशियल्स को कॉल की और कॉल करके बताया कि अरशद साहब का मर्डर हो गया है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।